देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को। तो चलिए अभी हम लोग टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जैक बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री में मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना लिखें। देख लीजिए, संरचना को देख लीजिए बढ़िया से। आगे देखिए सवाल नंबर 2, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा कितना होता है? उत्तर होगा नेगेटिव, यानी हमेशा ऋणात्मक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, वर्ग 13 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। NS2NP1। याद रखिएगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP1 होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, 0.1 MSCl के लिए pH का मान ज्ञात करें। आंसर होगा 1। ठीक है, 4 का सही उत्तर हो जाएगा 1। देख लीजिए कैसे बनाए हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 5, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित करें। उत्तर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एग्जाम्पल को देख लीजिए। आगे देखिए सवाल नंबर 6, दिए गए कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1 इन। आगे देखिए सवाल नंबर 7, ब्यूटूइन के समपक्ष समयोता की संरचना लिखें। देख लीजिए फिगर को, संरचना को देख लीजिए बढ़िया से। 7 नंबर का और एक आंसर हो सकता है, देख लीजिए। आगे है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, डेल्टा H एवं डेल्टा U के बीच संबंध स्थापित करें। आंसर हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस P भी होता है, जहां H एंथैल्पी है, U आंतरिक ऊर्जा है, P प्रेशर दाब है और V आयतन है। H एंथैल्पी, U आंतरिक ऊर्जा, P प्रेशर दाब, V वॉल्यूम आयतन। आगे देखिए एक इक्वेशन लिया है, अभिकारक A जो परिवर्तित होता है उत्पाद B में। ठीक है, पुनः हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से HA बराबर UA प्लस PVA। समीकरण 2 दे दिए इसको। उसी प्रकार से HB लिखेंगे UB प्लस PVB। समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो आएगा HB माइनस HA बराबर UB माइनस UA प्लस P कॉमन होगा VB माइनस VA। तो HB माइनस HA को बोलेंगे H में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H, और UB माइनस UA को बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा U। P कॉमन है और VB माइनस VA को बोलेंगे आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यही डेल्टा H और डेल्टा V के बीच संबंध है, जहां डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन है, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और डेल्टा V आयतन में परिवर्तन है। आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है NH3 एवं NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है? कारण बताइए। फिगर को देख लीजिए बढ़िया से। इसका कारण होगा NH3 में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा LP यानी लोन पेयर के ओर होती है, जबकि NF3 में लोन पेयर की दिशा के विपरीत होती है। अतः NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। आर्हेनियस संकल्पना के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित करिए। आर्हेनियस
संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षारक में अंतर बताना है, डेफिनेशन को लिखना है। अम्ल अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल को देख लीजिए। आगे है क्षार। क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लीजिए। आगे है सवाल नंबर 11, निम्न की व्याख्या करें। PbX2 PbX4 से अधिक अम्लीय है। पहले दोनों में Pb का ऑक्सीकरण अवस्था को निकाले हैं, तो PbX2 में निकला है +2 Pb का और PbX4 में निकला है +4 Pb का। आगे देखिए क्या लिखता है। PbX4 में Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, अतः यह PbX2 से ज़्यादा अम्लीय होगी, यानी PbX4 PbX2 से ज़्यादा अम्लीय होती है। आगे देखिए ख नंबर, कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है परंतु लेड नहीं, क्यों? ख नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, दिखाता है, परंतु सीसा यानी लेड क्यों नहीं? आंसर, कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन की लंबाई कम होता है, जिसके कारण इसके बंधन को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु लेड में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि लेड यानी सीसा नहीं करता है। आगे देखिए सवाल नंबर सी यानी ग नंबर, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में क्यों किया जाता है? आंसर, ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु में sp2 का संकरण होता है, जिसके कारण ये हेक्सागोनल संरचना प्रदर्शित करता है तथा इसके लोयर आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 14, संकरण को परिभाषित करें। एथेन में कार्बन के संकरण को लिखें। संकरण क्या है पहले समझिए। जब दो समान या असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में सम्मिश्रित होते हैं तो उतना ही समान ऊर्जा का नया ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे संकरित ऑर्बिटल कहते हैं तथा सम्मिश्रित होने की यह घटना को संकरण कहते हैं। देखिए इथेन का संकरण निकाला गया है, जिसमें सी का संकरण निकला है sp3 संकरण। ठीक है, इथेन में कार्बन का संकरण निकलेगा sp3। आगे देखिए सवाल नंबर 12, निम्न रेखांकित तत्वों के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात करें। पहला KMnO4 में Mn धातु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, मैंगनीज का। माना कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था X है। हम लोग जानते हैं K मतलब पोटेशियम जिसका संयोजकता +1 होता है, और O मतलब ऑक्सीजन जिसका संयोजकता -2 होता है। तो निकाल लेंगे +1 जोड़ X हो गया मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था, जिसको माने हैं लेट किए हैं, प्लस -2 × 4 -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो X बराबर हो जाएगा उधर 8 - 1 यानी +7 आंसर हो जाएगा। Mn का ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा मैंगनीज का, X बराबर +7। आगे देखिए 2 नंबर, H2S2O7 में यहाँ पर भी उसी तरह निकलेगा। हाइड्रोजन का संयोजकता +1 और ऑक्सीजन का -2। कैलकुलेशन कर दीजिए, जिसका निकालने बोलेगा, जिसमें अंडरलाइन क्या रहेगा उसको X मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा +6। आगे देखिए 3 नंबर, H2O2। माना कि H2O2 में O2 की ऑक्सीकरण संख्या X है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है, तो +1 × 2 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -2, x बराबर -1 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, MnO4-। ठीक है, तो X प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 बराबर -1 आयन है, तो X बराबर हो जाएगा -1 + 8 यानी +7 आंसर आएगा। आगे देखिए 5 नंबर, SO4-2।
तो S का निकालने दिया है, X मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन का -2 संयोजकता इंटू 4 बराबर आयन है -2, तो X बराबर हो जाएगा -2 + 8 यानी +6 आंसर आएगा सल्फर का। याद रखें पोटेशियम यानी K का +1 संयोजकता होता है, सोडियम Na का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, Br का -1 होता है, उसके बाद है फ्लोरीन का -1 होता है, साइनाइड का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, जल H2O का 0 होता है, NH3 अमोनिया का 0 होता है। आगे देखिए हाइड्राइड में H की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए सवाल नंबर 13, किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सा है? उत्तर, किसी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। पहला, यौगिक को चक्रीय यानी साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, अणु को समतलीय होना चाहिए। तीसरा, अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, अर्थात ह्यूकेल्स रूल का पालन करना चाहिए। यहाँ n बराबर नंबर ऑफ रिंग्स। देख लीजिए, एगो एग्जाम्पल दे दिया है, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 15, जो सेक्शन सी का पहला सवाल है 15 नंबर, निम्न यौगिक को बेंजीन में परिवर्तित करें, ठीक है। इथाइन को बेंजीन में चेंज करना है, तो क्या कीजिएगा, इथाइन 3 को ले लेंगे और गर्म लोहे का नली में प्रवाहित कर देंगे, तो बेंजीन बन जाएगा एक ही बार में। आगे है हेक्सेन, हेक्सेन से बनाना है आपको बेंजीन, कैसे बनाइएगा देख लीजिए, बढ़िया से देखिए रिएक्शन को और बेंजीन बनाइए, देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए सी नंबर, फिनॉल से बनाना है बेंजीन, तो फिनॉल में Zn चूर्ण देके गर्म कर देंगे तो बेंजीन बन जाएगा और ZnO बाहर निकल जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16, अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूपों को लिखें एवं संरचना के आधार पर उनमें विभेद करें, अंतर करें। अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूप को लिखें एवं संरचना के आधार पर उनमें अंतर करें, विभेद करें। अपर रूपता वैसा तत्व जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनका भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, आपस में अपरूप कहलाते हैं तथा यह घटना अपर रूपता कहलाती है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं। हीरा, इसमें कार्बन sp3 संकरित होता है, इसकी संरचना का चतुष्फलकीय होती है आकार, यह अचालक होता है, यह पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे है ग्रेफाइट, इसमें कार्बन sp2 संकरित होता है, यह चालक होता है, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, VSEPR सिद्धांत के अनुसार निम्न अणुओं की आकृति ज्ञात करें, ठीक है। देख लीजिए पहला सवाल है, VSEPR सिद्धांत से निम्न यौगिक यानी अणुओं का आकृति निकालना है। पहला BeCl2 का रेखीय निकलेगा, देख लीजिए BeCl2 ए नंबर में है जिसका रेखीय आकृति निकलेगा। आगे देखिए बी नंबर BeCl3 जिसका त्रिकोणीय समतलीय आकृति निकलेगा। आगे देखिए सी नंबर SiCl4 जिसका चतुष्फलकीय आकृति निकलेगा। आगे देखिए डी नंबर H2S जिसका कोणीय आकृति निकलेगा। आगे देखिए 5 नंबर SF6 जिसका अष्टफलकीय आकृति निकलेगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18, ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं? सवाल नंबर 18 कहता है ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समीकरण Cp - Cv बराबर R को व्युत्पन्न कीजिए। आंसर, ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण ऊष्माधारिता कहलाती है।
ऊष्माधारिता का डेफिनेशन क्या बोला? किसी पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण को ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता 2 प्रकार का होता है, सीपी नियत दाब पर ऊष्माधारिता यानी कांस्टेंट प्रेशर पर, और दूसरा सीवी नियत आयतन पर यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऊष्माधारिता सीवी। आगे देखिए प्रूफ, बढ़िया से देखिए, हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस PV होता है समीकरण 1, पुनः PV बराबर nRT होता है समीकरण 2। यदि n बराबर 1 मोल हो तब PV बराबर RT हो जाएगा। इन मानों को समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा मेरे पास H बराबर U प्लस RT, T के सापेक्ष अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करने पर हो जाएगा dH/dt बराबर du/dt प्लस R dt/dt, कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी dH/dt बराबर du/dt प्लस R। ठीक है, हम लोग दाएं तरफ के du/dt को बाएं तरफ ला सकते हैं तो लिखेंगे dH/dt माइनस du/dt बराबर R। तो dH/dt Cp हो गया और du/dt Cv हो गया इक्वल टू R। प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देख लीजिए, शुरू से आपको बहुत आसान लगेगा। हम जानते हैं कि लिख दीजिएगा H बराबर U प्लस PV समीकरण 1, पुनः दूसरा समीकरण PV बराबर nRT। यदि n 1 मोल है तो PV बराबर RT हो जाएगा। समीकरण 1 में PV का मान RT पुट कर देंगे तो आ जाएगा H बराबर U प्लस RT। दोनों तरफ T के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dH/dt बराबर du/dt प्लस R dt/dt कट के 1 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं dH/dt माइनस du/dt इक्वल टू R, यानी Cp माइनस Cv बराबर R। प्रूफ। आगे देखिए सवाल नंबर 19 नंबर अंतिम सवाल को देखिए। ला सातेलिए के सिद्धांत को लिखें। सांद्रता में परिवर्तन किसी अभिक्रिया की समयावस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है? आंसर, सन 1886 में ला सातेलिए ने अपने प्रयोग फलों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो ला सातेलिए के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कथन, अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया समयावस्था में हो तथा उस पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे ताप, दाब इत्यादि को बदला जाए तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में अग्रसर होगी जहां वह अपने प्रारंभिक प्रभाव को नष्ट कर सके। समयावस्था पर सांद्रता का प्रभाव। एक निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। देख लीजिए, अभिकारक है A प्लस B जो बनता है C प्लस D उत्पाद। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उत्पाद से फिर अभिकारक बन सकता है। ठीक है, यहाँ Kc लिख सकते हैं, Kc इक्वल टू C इंटू डी बाई A इंटू बी, जहाँ Kc साम्य स्थिरांक है। जब A और B के सांद्रण को बढ़ाते हैं तो Kc का मान कम हो जाएगा, लेकिन Kc नियत है, अतः इसे नियत रखने के लिए C एवं D का सांद्रण बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप अभिक्रिया अग्र दिशा में शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग केमिस्ट्री टर्म 2 एग्जाम के लिए मॉडल सेट 1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को देखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग कल 18 जून केमिस्ट्री एग्जाम के लिए तैयार रहिए और इस मॉडल सेट को बढ़िया से पढ़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।